डिफेंडर लिए कि नहीं लिए आप? कहा है कि हम तो यार नाम ही नहीं जानते गाड़ियों का। आपको भजन लाल सरकार का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा अभी तक? कठिन सवाल पूछ दिया क्या मैंने? बिहार में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ प्रचार करेंगे? अनावश्यक जो है, अनावश्यक ऐसी बातें पूछ रहे हो जो काल्पनिक है। जब वसुंधरा जी ने पर्ची में नाम खोला और जिस तरीके से चौंकी कि ये जो है ऐसा क्षण था जहां अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों एक साथ एक मत थे उस नाम को देख करके। राजनाथ सिंह जी समझ गए भाई वसुंधरा जी मेरी तरफ देख रही है। और राजनाथ जी उधर देखे भी नहीं, वो सामने देखते रहे। तो मैं कह रहा हूँ आपको, तो राजनाथ सिंह जी उसकी तरफ क्यों देखे? मालूम था मुझे क्या कहेंगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अच्छा मैं सामने देखो। फिर भी आपकी उनसे बात हुई वसुंधरा जी से? मेरे क्या बताया, वो उनकी पार्टी का मामला, मेरे को क्या है। अरे दोनों पुराने नेता हैं आप लोग। जयपुर ग्रामीण की एक सीट आप करीबी अंतर से हार गए थे जहाँ पे अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत वहां प्रचार करने ही नहीं गए। उसमें राजनीति थी। क्या थी बता दीजिए। उम्मीदवार थे, उन्होंने बुलाया नहीं हमें। वो इतनी ताकत तो नहीं रखेंगे कि अशोक गहलोत को मना कर दें कि आप मेरे प्रचार में मत आइए। पीछे कौन था, आप कुछ उसका आइडिया है? आप मुझसे जो है राजनीति मत करो मेरे साथ में। छोड़िए आप बातों को। अच्छा ठीक है, जो बात आपको मालूम है वो मुझसे क्यों करवा रहे हो? राजस्थान में विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सड़कों पे दिखेगी विपक्ष के तौर पर, क्योंकि जब ओरड़ बचाओ आंदोलन होता है तो कोई निर्दलीय विधायक प्रोटेस्ट कर रहा होता है। जब मरुधारा के लिए, जब जोजरी के लिए प्रोटेस्ट होता है तो कोई जो है हनुमान बेनीवाल वहाँ दिखते हैं, या फिर जब नरेश माली के लिए होता है तो हनुमान बेनीवाल दिखते हैं, उधर रविंद्र सिंह भाटी दिखते हैं। तमाम मुद्दों में कांग्रेस सड़क पे लड़ती भिड़ती या प्रोटेस्ट करते क्यों नहीं दिख रही है? आप लोगों ने कोई ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाया कि इस नदी को बचाया जा सके, खेतों में पानी ना घुसे, टाँकों में पानी ना घुसे, ताकि लोगों का जनजीवन न प्रभावित हो? और ये कोई अभिनव पांडे जाकर रिपोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेता है। आपके गुड गवर्नेंस में 17 पेपर लीक हुए, जबकि भजन लाल की सरकार दावा करती कि हम 2 साल से सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, हमने वो रोक दिया। क्या लग रहा है, बिहार में आपकी सरकार बनने की कोई चांस लग रहा है, आपको स्थिति लग रही है? चुनाव चल रहा है और पैसे बांट रहे हो आप। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आप पैसे बांट रहे हो अभी भी। तेजस्वी यादव ने वादा किया हर घर सरकारी नौकरी देंगे। आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे सर, क्या आपको लगता है ये चीज संभव है? नेता धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, राजनीति के नाम पे वोट मांगते हैं और कहते हैं हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि नेता गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीब रह जाते हैं। एक ज्योतिष का एक बहुत बयान वायरल हुआ और वो कह रहा है कि अशोक गहलोत चौथी नहीं 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका ज्योतिष में बिलीव है? हमने न्यूज़ पिंच को बतौर स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन स्टार्टअप का बिजनेस करना आसान नहीं है। अगर आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट सिंक नहीं है, आप सब कुछ मैन्युअली करना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा और सब कुछ जो है एक पोटेंशियल में काम नहीं करेगा, आपके रिसोर्स वेस्ट होंगे। अगर आप भी इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है ऊडो। ऊडो एक सिंपल टू यूज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कई सारे ऐप्स प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट्स मैनेज करने के लिए, जैसे वेबसाइट, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एचआर, मार्केटिंग वगैरह। हर एक चीज़ को वो एक ही जगह पर फुल्ली इंटीग्रेटेड कर देता है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भारी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट ऐप तो आपको हमेशा के लिए फ्री मिलेगा और बाकी पूरा सॉफ्टवेयर भी बहुत कम पैसे लगा के सिंगल फी में आप यूज़ कर सकते हो और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े आप और भी ऐप्स ऐड कर सकते हो। तो फिर ऊडो को चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इंटरव्यू पे वापस आ जाते हैं। हमें भी अपना बिजनेस रन करना है तो ऐड तो चलाना पड़ेगा। इंटरव्यू पूरा देखिएगा अशोक गहलोत के साथ, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने इंटरव्यू में कभी भी ऐसी बातें नहीं बताई थी जब आज खुल करके वो बता रहे हैं। देखना शुरू कीजिए। बिहार चुनाव की कवरेज के दौरान हमने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू किया, हमने आरजेडी के नेताओं का इंटरव्यू किया, हमने जेडीयू के कैंडिडेट का इंटरव्यू किया। हम तमाम नेताओं का इंटरव्यू कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के अभी तक किसी नेता का इंटरव्यू नहीं किया, तो हमने कहा कांग्रेस के किस नेता का इंटरव्यू किया जाए। थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये वो नेता हैं जब गठबंधन में गांठ फंस गई और लगा कि कुछ इधर उधर हो सकता है, तो कांग्रेस आला कमान ने सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी को यहाँ पे भेजा गया और फिर इन्होंने जिस नाम से मशहूर है जादूगर, कुछ जादूगरी की और गठबंधन जो है चल निकला। स्वागत है सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक है, अच्छा है, आप लोगों से मिलना हो गया सबसे। यहाँ पर बिहार में आप आए हैं, मैं बिहार चुनाव पे शुरू करूंगा, लेकिन पहले ये जान लेता हूँ डिफेंडर लिए कि नहीं लिए आप?
एक कहा है कि हम तो यार नाम ही जानते गाड़ियों का। हाँ नई पीढ़ी वाले जानते नाम। हाँ पता नहीं कि बच्चे ने कह दिया, हाँ। बात फैल गई सब जगह। इतना वायरल हुआ वो वीडियो, इतना वायरल हुआ, और आपका जो रिएक्शन था कि ये क्या है, तो लोगों ने कहा कि ये कैसे मुख्यमंत्री, इनको डिफेंडर का नहीं पता। आप तो सब नेताओं की फेवरेट, आपके छात्र नेता डिफेंडर लेके घूम रहे हैं। तो पहली बार सुना नाम ही डिफेंडर का। हाँ तो मैंने कहा ये गाड़ी अच्छी है हमारे वाली, ये सफारी। तो नहीं था, अच्छी नहीं है ये गाड़ी, डिफेंडर लेके आओ। तो ली कि नहीं ली आपने? नहीं नहीं, कहा ले बातें करते यार। सफारी है और मैं हूँ, सफारी से ही चल रहे हैं। अच्छी गाड़ी है। खैर, टाटा। बिहार पे आ जाते हैं। बिहार चुनाव चल रहा है, आपको भेजा गया, पार्टी ने भेजा। कहाँ मामला फंसा हुआ था और आपने क्या किया कि जो है सब सुलझ गया और आप एक डिप्टी सीएम का चेहरा भी लेकर आए? थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ज्यादा समझता हूँ कि एक चुनाव का वक्त होता है ना, तो वो विपक्षी पार्टी ढूंढती है कि कौन से पॉइंट पे प्रहार करें जिससे कि बात फैल जाए और हमें फायदा मिल जाए। ज़्यादा बात फैलाई गई थी, ज़्यादा बात फैलाई गई थी। और दूसरा, जब गठबंधन होता है तो टिकट बंटवारे के अंदर तो हर पार्टी अपनी प्रयास करता है कि मैं अधिक से अधिक सीटें अपने पास रखूं। जब इंडिया गठबंधन बना तब भी मैं उस कमेटी मेंबर था। तो पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहे थे, तो हर राज्य से रीजनल पार्टी से बात करनी थी। तब भी कई जगह पेज फंसे, पेज निकले, चल पड़ा, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इंडिया गठबंधन ने दी उस वक्त में। यूपी का एग्जाम्पल सामने है, दो लड़कों का जादू चल पड़ा वहाँ, राहुल गांधी और अखिलेश जी का। तो ये जो है ऐसा होता है। तो ये भी स्थिति वही थी जब बंटवारे हो रहे थे दोनों के बीच में, तो 4-5 जगह लोग खड़े हो गए कि भाई जो फाइट दोनों खड़े कैसे होंगे, फ्रेंडली फाइट कैसे होगी। तो उसके अंदर कई जगह होती है, 243 सीटें यहाँ पर है, तो संभव है कि ऐसी सीटों पर 4-5 सीटें रह सकती है। वो रही, ज़्यादा इसमें हमने जोड़ दिया भी नहीं, उन्होंने जोड़ नहीं दिया, तो बात बन गई। और फिर क्या होता है, जब चुनाव चलते हैं उसमें कौन सी पार्टी का उम्मीदवार ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पर जीतने की संभावना है। तो कई जगह रिटायर भी हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति बन रही है एक दो जगह जहाँ रिटायर भी हो रहे हैं। तो इसलिए क्या, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर वो बात ऐसी फैल गई कि भाई पता नहीं महागठबंधन टूट जाएगा। और इसमें आप जानते हो कि मीडिया तो मीडिया की भूमिका तो बड़ी होती है। तो मीडिया में चढ़ पड़ा चारों ओर से, बल्कि सोशल मीडिया उस तक में बात फैल गई, तो पता नहीं क्या हो गया इनको। और बड़े गुस्से में बोले वो लोग, मैं सुनता हूँ उनको भी, कि भाई हम तो उम्मीद करते थे सब कुछ ठीक है, ये तो महागठबंधन खत्म होने के कगार पे आ गया है। उनको गुस्सा भी आ रहा था। पर जैसे हम लोग आए यहाँ पर, मैंने पहले ही कह दिया भाई कल हम 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, और 1-2 दिन में ठीक हो ही गया था। तो आपको भेजना पड़ा, कृष्णा अलवरू नहीं कर पा रहे थे? जिंदगी तो हर पॉलिटिकल पार्टी में कायदा होता है, जो काम कर रहे होते हैं वो तो करते ही हैं। पर जब कोई ऐसी स्थिति बने कि भाई चलो आप जाके बात कर लीजिए आपस में, तो बात हो जाती है। कृष्णा अलवर जी हमारे साथ थे ना जब हम गए तब। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि वो साथ नहीं थे और उनके एब्सेंस में सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप था कि पहले वो युवा नेता हैं, फिर आपको भेजा गया। मैंने अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का इंटरव्यू किया। हम लोग बड़े भागदौड़ में हैं, बड़ा कभी पटना कभी कहीं, पूरे शहर घूम रहे हैं। आपको आप शायद आपकी नज़र पड़ी हमारी रिपोर्ट पे। उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, और आप चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान और बिहार में अंतर क्या लगा आपको? देखे होंगे स्टेट वाइज समृद्धि के लिहाज से, विकास के लिहाज से। देखिए, बहुत कम समय में बताना मुश्किल काम है। मैं तो अभी आना लगा हूँ, तो इसलिए ये तो कंपेयर नहीं कर सकते। पर इसमें कोई दो राय, राजस्थान ने बहुत प्रगति करी, इसमें कोई दो राय नहीं, तुलना करें तो। और हमने भी वहाँ सब संस्था खड़ी कर दी, जो प्रीमियर संस्था होती है देश की, वो तमाम एम्स आ गए वहाँ पर। हर
जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज खुल गई, हर जिले के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी खुल गई। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आज़ादी के बाद में पहली बनी है, हमें एक बनी थी अंग्रेजों के राज में जामनगर में। उसके बाद मैंने बनी बहुत शानदार कैंपर बन गया वो। कृषि यूनिवर्सिटी बन गई, निफ्ट आ गई, एफडीडीए आ गई, तो सारी संस्था जोधपुर में आई है। ट्रिपल आईटी आ गई मान लीजिए कोटा के अंदर, आईआईटी जोधपुर में आ गई, आईआईएम उदयपुर में आ गया। कहना मतलब संस्थाएं जो है पिछले 20-25 सालों में, एम्स भी आ ही गया था, तो तमाम संस्थाएं आज राजस्थान में आ चुकी है। मैं तो जोधपुर गया था बीते दिनों, हमने मरुधारा डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, आपसे भी उसमें बयान लिया था। उस डॉक्यूमेंट्री पे जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जोधपुर में जब मैं लोगों से मिलता हूं और वो जब वो कहते हैं कि सीएम साहब आए थे और ये वो, तो आज भी बहुत सारे आपके समर्थक और लोग हैं जो आपको अभी भी सीएम साहब ही कहते हैं, जोधपुर के लोग। लेकिन एक चर्चा होती है कि जैसे आपने एम्स का जिक्र किया, तो विद्वानों में बड़ा मतभेद है। वो कहते हैं कि एम्स जो है अटल जी लाए थे, कुछ कहते हैं एम्स जो है गहलोत जी लाए थे। क्या था कुछ, मतलब अगर आपके लोगों को बताना चाहें आप तो। देखिए, एम्स लाने का मतलब भारत सरकार, सुषमा जी थी उस वक्त में स्वास्थ्य मंत्री, अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे बात करी और मैंने चॉइस जोधपुर की दी, ठीक है ना, और उन्होंने मेरी बात को मंजूर कर लिया। फिर वो जोधपुर आई भी थी प्रोग्राम के अंदर, तो हमने उनको थैंक्स भी दिया। तो एक फैसला हमारे वक्त में हो गया, और जो हमने जगह चूज की थी वो जरूर जगह बदल गई थी, तो वहाँ के लोकल लोगों ने उसकी जगह चेंज करवा दी। जो मैंने जगह दी वो प्रीमियर संस्था जो हमारी बन रही, जो मैं भी नाम गिना है आपको, आईआईटी वगैरह, पूरी एरिया में एम्स आना था, तो एम्स बाद में शिफ्ट हो गया इंडस्ट्री एरिया के अंदर। आज भी लोग तकलीफ आते हैं कि वो कंजेस्टेड एरिया है, जितनी एम्स को जरूरत थी जमीन की, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपर बनता है उसका अपना, उसमें तकलीफें आज भी आ रही है वहाँ पर, तो होता है था, पर एम्स आ गए जो तुम, ये बात है। और ये जो अभी वंदे भारत ट्रेन आई है, इसको लेकर के भी विद्वानों में मतभेद है। जोधपुर में जो एमपी साहब हैं, मिनिस्टर हैं, उनके समर्थक कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की गजेंद्र साहब लेकर आए हैं, और रेल मंत्री जी के लोग कहते हैं वो तो रेल मंत्री लेकर आए हैं। तो ये भी चर्चा चलती रहती है, इस तरीके की पॉलिटिकल जो आप लोग तक पहुंचता देखो, है। रेलों का इतिहास तो बहुत शानदार हमने बनाया है। जब मैं पहली बार एमपी बना था तो पुरानी बात हो गई, तब 2 ट्रेन चलती थी खाली, बहुत ही धीमी गति की थी। एक दिल्ली जोधपुर दिल्ली दिल्ली मेल, और एक आगरा फोर्ट वाया जयपुर की, बहुत ही धीमी गति की ट्रेनें थी। वहां से मैंने मेरी जर्नी शुरू कर दी। आज इतिहास बन गया राजस्थान का और जोधपुर का। इतनी ट्रेनें चलवाई हम लोगों ने, नई नई। मर्दर एक्सप्रेस नाम था, पहले वो चलाई। अब उसकी अपनी अपनी एक कहानी है, वो तो सुनेंगे तो भी टाइम बहुत लग जाता है, इसमें कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते पर हैं। मतलब मेरा मतलब कि ब्रॉड गेज आ गई। मिस्टर जाफर शरीफ थे, और वो किस्सा ऐसा है, आपको बताऊं अगर मैं 1 मिनट में, कि मर्दर एक्सप्रेस गाड़ी बनी जोधपुर में, गाड़ी तैयार हुई, और उद्घाटन का आगे खबर आ गई, जयपुर जोधपुर की गाड़ी थी वो, जी जोधपुर जयपुर जाने। खबर आ गई कि अब गाड़ी खाली जाएगी जयपुर, वहां से उद्घाटन होकर आएगी। तो हमारे वहाँ के मीडिया वाले, वहाँ के लोग सब चिल्लाए, रहो आप एमपी बने हो नए नए, और पहले ही झटका मिल गया मैं कि खाली गाड़ी आगे आएगी तो हमारी बेइज्जती। तो इंदिरा जी का प्रोग्राम बन गया वहाँ पर। तो शॉर्ट में ये बात है कि इंदिरा जी के इंटरव्यू से गाड़ी का फैसला हुआ, जोधपुर से उड़ जाएगी, जयपुर से नहीं जाएगी। और जाफर शरीफ जी को जो मंत्री थे, राज्य मंत्री पहले, उनको इंदिरा जी ने फोन किया, इतला करी कि जो लोकल एमपी कह रहे हैं वो ढंग से गाड़ी चलनी चाहिए। वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। तो मिस्टर जाफर शरीफ भी देखे भाई कि इंदिरा जी ने मुझे कहा है लोकल एमपी के लिए, तो मेरे पास फ़ोन भी आ गए, गाड़ी टाइम फिक्स कर लिया हम लोगों ने, शानदार प्रोग्राम हुआ, ऐसे तैयारों कभी हुआ नहीं, ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो गया। बाद में गाड़ियों की लाइन लग गई, इतनी ट्रेनें चलाई हम लोगों ने, अहमदाबाद भी, दिल्ली भी, जयपुर भी,
कोई कमी नहीं रखी। फिर ब्रॉडगेज का फैसला करवा दिया, एक पॉलिसी बनी, यूनिगेज पॉलिसी बनी थी, यूनिगेज कि पूरे कंट्री में एक ही गेज होनी चाहिए। पहले क्या, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। तो जाफर साहिब जी ने क्या किया, मिस्टर नरसिम्हा राव जी के वक्त में फैसला करवाया यूनिगेज होगी। तो मुझसे उन्होंने डिस्कस किए कि राजस्थान में क्या होना चाहिए, मैंने उनको सुझाव दिए। तो वो ऐसे मत हिट हुए हैं कि जयपुर होते हुए अहमदाबाद भी रूट बन गया, जो बहुत पुरानी मांग थी। जोधपुर चली गई ब्रॉडगेज, जैसलमेर चली गई, बाड़मेर चली गई। आज राजस्थान पूरा करीब करीब छा गया है ब्रॉडगेज। अच्छा, आपने इंदिरा जी का जिक्र किया, जो रिको इंडस्ट्री एरिया है वो भी इंदिरा जी के टाइम पे बना कहाँ पर? जोधपुर में। नहीं, वो कोई एरिया वो तो चलते तो आजादी के बाद। इंडस्ट्री तो आजादी के इंदिरा जी के टाइम पे आना शुरू हुआ ज्यादा। इंदिरा जी के वक्त में तो क्या हुआ, मैं कहना चाहूँगा, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी और राजीव गांधी बन गए थे जनरल सेक्रेटरी पार्टी के। और उस वक्त में हम लोगों ने फैसला करवाया, अनाउंसमेंट करवाया इंदिरा गांधी कैनाल से लिफ्ट कैनाल जोधपुर लाने का। पानी को लेके जोधपुर खाली हो रहा था बार बार, ट्रेनों से पानी आता था हमारे यहाँ, ट्रेनों से पानी आता, ये नौबत आ गई। वो तो समय देखा है, ये अभी भी पानी के बहुत सारे इलाके हैं राजस्थान में जहाँ समस्या है, लोग टाँकों में भर के रखते हैं। जोधपुर अब नहीं है, जोधपुर में नहीं है। मैं बाड़मेर और बालोतरा और इन सब इलाकों में, मैं दूसरे उस सवाल पे आ रहा हूँ कि जो इतनी सारी जोधपुर में इंडस्ट्रीज भी आई और इंडस्ट्रीज की वजह से जो जोजरी नदी है और जो वहाँ का सीवरेज जो पानी जाता है, वो जिस तरीके से जोजरी नदी बर्बाद हुई और बीते कई सालों में, सिर्फ इस सरकार में नहीं हुआ, आपकी भी सरकार रही, वसुंधरा जी की भी सरकार रही, आप लोगों ने कोई जरूरी कदम क्यों नहीं उठाया कि इस नदी को बचाया जा सके, खेतों में पानी ना घुसे, टाँकों में पानी ना घुसे, ताकि लोगों का जनजीवन न प्रभावित हो। और ये कोई अभिनव पांडे जाकर रिपोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेता है। देखिए बात उसमें क्या है कि 50 साल के तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ उद्योग नाम की चीज थी, टेक्सटाइल, और एक थी स्टील के कारखाने, ठीक है ना। उसमें पानी जब निकलता है तो वो प्रदूषित होता है। तो उस वक्त से ही हमेशा हर सरकार ने कोशिश करी कि भाई पानी जो निकलता है ये खेतों में चला जाता है, गायों के जो पैर खुर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, किसानों के पैर भी खराब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये शुरू से ही। पर उसकी जो व्यापकता इतनी नहीं थी, कुछ गाँव में आस पास में बात होती थी, तब भी उस वक्त से कई प्रयोग हुए, कई प्रयास हुए। हुआ क्या है इसमें, एसटीपी जो होती है, जो पानी को साफ करने के काम कर सकती है, तो वो इतनी टेक्नोलॉजी उस वक्त थी नहीं। छोटे मोटे प्लांट लगते थे और फेल हो जाते थे, और फिर चिल्लाते थे लोग भी, हम लोग उनका साथ देते थे, सरकारें प्रयास करती थी, आश्वासन देती थी, और ये बात बढ़ती गई। 98 में मैं बना मुख्यमंत्री पहली बार, 25 साल पहले। तब थोड़ा हम लोगों ने ज़्यादा प्रयास किए, तब एनजीटी बन गई। तो एनजीटी की भूमिका भी रही फिर कि एनजीटी ने जो है बाकायदा बालोतरा, पाली, जोधपुर में बैन भी लगाया फैक्ट्रियों पर। तब ज़्यादा वो सीरियस आई, उसमें गंभीरता आई, और उसके बाद में इतने में तकनीकी भी नहीं आ गई और अच्छे प्लांट लगने लग गए। तो पाली में, जोधपुर में प्लांट लगे भी हैं। पर ये धीरे धीरे इतनी बड़ी समस्या बनती जा रही है, बन गई कि पानी सड़कों पे रहने लग गया बरसात के अंदर। जैसे आप जाओगे जोधपुर से बाड़मेर रास्ते के अंदर, ये अभी 5-10 साल से हुआ है, 10 साल से हुआ। तो ये समस्या और पैदा हो गई। अब उसमें कई कारण रहे होंगे, नदी का बहाव कम हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, जो भी रही होगी, प्रॉब्लम चलती रही। अब ये जो इशू बनाया आप लोगों ने, ये इशू अभी का नहीं, पहले का ही है इशू। पर इसमें एनजीटी का भी बहुत बड़ी भूमिका रही इसको रोकने के अंदर। अभी भी प्रॉब्लम रहती है, या तो इंडस्ट्री पूरी बंद हो जाए तो तमाम
मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे, बिल्कुल, वो तो प्रॉब्लम है। क्योंकि मजदूरों वाला भी बहुत बड़ा इश्यू है वहाँ। इन फैक्ट्रियों में काम बहुत ज़्यादा संख्या में करते हैं मजदूर, तो मजदूरों का भी ध्यान रखो, वरना तो वो सब सड़कों पर आ जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट अच्छे होने चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट की अब आई टेक्नोलॉजी आई है, तो अब काफ़ी बहुत फर्क पड़ा उसका। अच्छा, खैर मैं बिहार चुनाव पे बात करते करते राजस्थान पहुंच गया। राजस्थान मेरा बड़ा प्रिय राज्य है। राजस्थान के लोग मुझको बड़ा मान सम्मान देते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ। इसलिए हमने जब चैनल की शुरुआत की तो पहली स्टोरी राजस्थान से की, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, तो हमें और अभी अच्छा लगा, क्योंकि एक पत्रकार के नाते आपका काम, हमारा काम है सर आप लोगों से सवाल पूछना, चाहे आप हों चाहे बीजेपी के नेता हो। हम जमीन के मुद्दे ले आए, आप तक पहुंचाएं, आप लोग उसका सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि आप लोग पावर में आते जाते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान में अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, इसके 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, और आपको भजन लाल सरकार का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा अभी तक? कठिन सवाल पूछ दिया क्या मैंने? नहीं, भजन लाल जी को वैसे आप देखें तो बहुत ऐसे रेयर चांस मिलते हैं कि जब आप पहली बार एमएलए बनो और मुख्यमंत्री बन जाओ, तो हमारी दुआएं तो उनके साथ पहले भी थी, आज भी है, कि भाई वो कामयाब हो। उसके पीछे मेरा मकसद भी है कि सरकार तो 5 साल चलेगी उनकी, जब चलेगी तो हम तो उनकी तरह सरकार 11 काम करते नहीं हैं, तोड़फोड़ करते नहीं हैं। उन्होंने तोड़फोड़ करने का प्रयास किया हमारी सरकार को, तो वो कामयाब नहीं हो पाए। पर जो ये भजन लाल जी को चांस मिला, उस ढंग से काम हो नहीं रहा वहाँ पर। और आप किसी को पूछोगे राजस्थान के अंदर भी, किसी गांव में चले जाओ, तो आपको एक ही बात मिलेगी, भाई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार नाम चीज नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ भजन लाल जी के लिए, उनके हित की बात करता हूँ मैं, कि आप समझो बात को, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई हो गई है। मेरा इंटरेस्ट क्या है, अगर आपकी सरकार अच्छी चलेगी तो परेशानी कम होगी पब्लिक की, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है। गुड गवर्नेंस होगी, सुशासन होगा, भला किसका होगा, जनता का होगा, परेशानी कम होगी, उनकी सुनवाई अधिकारी लोग करेंगे, उनको न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा और विकास होगा। तो दिक्कत क्या है सरकार चले तो मैं तो व्यक्ति हूँ, मतलब मेरी सोच है कि आलोचना होनी चाहिए तथ्यों के आधार पर। खाली आप आलोचना करो, कोई फायदा नहीं। अब उसकी बात में लोग समझ नहीं पा रहे कि उनके, मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि इनके एडवाइजर कौन है मालूम करना पड़ेगा। मालूम कर पाए, एडवाइस ढंग से नहीं कर पा रहे, इनको दे पा रहे, ये बात है। नहीं तो पर अच्छा काम, मतलब कोई माने नहीं माने, उनकी पार्टी के लोग मानते हैं। क्या यही जो मैं कह रहा हूँ बात, अगर वो बीजेपी वाले मानते हैं? आप पूछ लीजिए, बीजेपी अलग से बात कर लीजिए, इनफॉर्मल, बिना आपके कैमरा के, वही बातें बोलेंगे 99% जो मैं बोल रहा हूँ। यही बात है जो लोग वहाँ के पत्रकार हैं, या वो कहते हैं कि अशोक जी कहते हैं कि भजन लाल की सरकार हमको सूट करती है, तो इनकी क्या आपस में कुछ सदी बदी हो गई, क्या कुछ सेटिंग हो गई है इसलिए? नहीं, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं। सेटिंग वेटिंग का काम तो कोई पार्टी में होता नहीं है। लेकिन हमको ये बताइए गहलोत साहब, राजस्थान में विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सड़कों पे दिखेगी विपक्ष के तौर पर, क्योंकि जब ओरण बचाओ आंदोलन होता है तो कोई निर्दलीय विधायक प्रोटेस्ट कर रहा होता है, जब मरुधारा के लिए, जब जोजरी के लिए प्रोटेस्ट होता है तो कोई जो है हनुमान बेनीवाल वहां दिखते हैं, या फिर जब नरेश माली के लिए होता है तो हनुमान बेनीवाल दिखते हैं, उधर रविंद्र सिंह भाटी दिखते हैं। तमाम मुद्दों में कांग्रेस सड़क पे लड़ती भिड़ती या प्रोटेस्ट करते क्यों नहीं दिख रही है? नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार निर्देश देती भी है जिलों के अंदर, और हर इश्यू पे आंदोलन भी होते हैं, धरने भी होते हैं और प्रदर्शन भी होते हैं। क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, तो लोगों को लगता नहीं कि कोई वो हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, शांति से करते हैं। मॉनसून से निकाल दिया मान लो, तो ये स्थिति है। और वो जो जिनके नाम आप ले रहे हो, उनकी अलग स्टाइल है, उनकी स्टाइल मार धाड़ वाली स्टाइल है। तो सीधा मीडिया की नजर में आता है वो बड़े शानदार तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी अलग तरीका है। तो हम तो उनके बारे में कोई कमेंट करते भी नहीं कभी,
कभी बचते हैं आप उनसे बोलने पे? कभी हमने नहीं, कभी कमेंट किया ही नहीं हमने। वो अपने काम, वो अपना एक चुनाव तो आपने लड़वाया और गठबंधन भी करवाया और जीते भी वो। बिल्कुल, तो हम तो पक्ष में थे गठबंधन के, हम तो पक्ष में थे। वो खुद जानते हैं हनुमान बेनीवाल जी कि भाई हमें हमारा साथ किसने दिया है। फिर वो चले गए, आप रोक नहीं पाए उनको? अब गए नहीं गए, अभी तो सब बातें, तो चुनाव आए तो मालूम पड़ेगा कौन क्या कहा रहा। हाँ, ये बताइए, आपके यहाँ पे अभी संगठन का चुनाव होने वाला है राजस्थान में, और बहुत तमाम कार्यकर्ता गहलोत जी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि गहलोत जी हमारे लिए कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। इसमें गहलोत जी आ जाते हैं और कहते हैं मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। तो क्या बाकी लोग सिफारिश कर रहे हैं, सिफारिश चल रही है क्या? नहीं, ये एक अभिनव प्रयोग है खड़गे साहब का, राहुल जी का, कि भाई आप जो है जिला अध्यक्ष बनाओ, सबको पूछ के बनाओ। तो जो पर्यवेक्षक गए यहाँ से दिल्ली से, उनको कहा 7 दिन आपको वहां रुकना है, और सीनियर लोगों को भेजा गया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे, केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, जो भी थे, उनको भेजा गया वहां पर। और ये कह के भेजा गया ओपनली कि आप किसी नेता के दबाव में नहीं आएंगे, किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे, आप उनकी सुविधाएं काम नहीं लेंगे, चाहे होटल हो चाहे गाड़ी हो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन देके राहुल गांधी जी ने भेजा सबको। इसके मायने क्या है कि जब भेजा गया, तो मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार एआईसीसी महामंत्री रहा हूँ, और 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूँ। अब मुझे से आदमी जिसको जिंदगी में सब कुछ मिला हो पार्टी से, और पार्टी हाईकमान कहती है कि भाई तुम निष्पक्ष होके वहाँ तमाम कार्यकर्ताओं से बात करो, लोकल स्थिति देखो, उसके बाद तय करो, 6 नाम लेके आओ हमारे पास, फिर हम तय करेंगे कि इंटरव्यू लेके भी क्या करना है। उसके बाद मेरे लिए क्या बताइए, क्या मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। किसी को पूछोगे आप ईमानदारी से, देखो स्वार्थ में आप देखोगे कि मेरा नाम ले ला शो करो तो मैं बन जाऊं, वो अलग बात है। पर मैंने ईमानदारी से कहा, इवन इंक्लूडिंग जोधपुर भी जो मेरा क्षेत्र है, कि वही देखो, जब ऊपर से कहा गया है आप खुद निष्पक्ष बात करो। मेरे पास 4-5 फोन भी आए होंगे पर्यवेक्षकों के। मैंने कहा जो आपको दिल्ली ने कहा उस ढंग से आप चलो, और निष्पक्ष होकर आप तो राय दो, हमारी कोई राय नहीं है इसमें। ये बात हुई है। मैं आप लोग उसमें किसने जवाब दिया नहीं दिया, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप लोग विपक्ष में हैं, कुछ वहाँ के जो जानकार पत्रकार हैं वो आपके विपक्ष में आने की वजह पे कहते हैं कि अशोक जी ने काम बहुत सारे किए थे, लेकिन वो अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं जैसे कोटा में रिवर फ्रंट बना, बोलते हैं गुजरात में जब रिवर फ्रंट बना अहमदाबाद में, तो उसको गुजरात मॉडल के तौर पे देश में पेश किया गया, उसको गुजरात ने स्वीकार किया। कोटा का जो रिवर फ्रंट है वो बहुत अच्छा बना है, ऐसा वहां के लोगों ने कहा, लेकिन कांग्रेस सरकार इसका प्रचार नहीं कर पाई। अगर बीजेपी ने इसको बनवाया होता तो मंगल ग्रह तक लोग जान रहे होते, ऐसा लोगों ने कहा। क्या आप लोग मानते हैं कि आपका फेलियर रहा, आप अपने काम को नहीं पहुंचा पाए? देखिए, जिस प्रकार अभी जो भौंडा प्रदर्शन हो रहा है विज्ञापनों का, ये उम्मीद बीजेपी से किसी ने की थी। कांग्रेस सरकार थी, थोड़ा बहुत ही लोगों को लगता है भाई तो क्या मतलब, बिना मतलब विज्ञापन आ रहे हैं, मान लो बिना मतलब खर्चे हो रहे हैं, बिना मतलब के कार्यक्रम कर दिए, पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, आलोचना होती थी कांग्रेस। और ये अपने आप को कहते थे हम चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, हम सादगी पसंद लोग हैं, फिर कभी विश्वास नहीं करते, ये बात थी, और ईमानदार लोग हैं। आज जो स्थिति बनी है देश के अंदर, कोई विश्वास करे या नहीं करे, जनता को महसूस हो रहा है कितना भयंकर तो करप्शन कर रहे हैं लोग। ये जमाने में इतना करप्शन हो रहा है, वो चाल चरित्र की बात करना भूल गए लोग। ऐसी स्थिति में ये काम कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, आपने क्वेश्चन मुझसे किया है, अब क्या कहा मुझे, लेकिन आप अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। क्या हुआ कि हमने उस ढंग का प्रदर्शन वास्तव में प्रचार उस ढंग नहीं कर पाए हम लोग, कि अनावश्यक विज्ञापन और फला फला देते रहो, कोई मतलब नहीं है। और ये बात भी है कि चुनाव भी आ गए थे सिर पे, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा कर दी रिवर फ्रंट के उद्घाटन के वक्त में कि तो इलीगल बना है।
और आप कैबिनेट मीटिंग करने जा रहे थे, वापस आ गए कोटा से? ना, मैं उद्घाटन करने जा रहा था तो मैं गया नहीं, रुक गया जयपुर के अंदर। मैंने कहा देखिए, ये पर्यावरण के मामले ऐसे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक डिस्कशन होते हैं। वो अनावश्यक मैं जाऊंगा तो ये वो स्पीकर जो लोकसभा के हैं उनका क्षेत्र है, ओम बिरला जी का क्षेत्र है, वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो जितने ही लोग बीजेपी थे उन्होंने एक इश्यू बनाने की कोशिश करी। तो मैंने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, अगर मैं जाऊंगा ज़्यादा वो लोग इश्यू बनाएंगे, ठीक है, और खुदा न खास्ता कोई कोर्ट पे गया, रुक गया मान लीजिए, तो ये करोड़ों रुपए लगे हमारे जो रिवर फ्रंट के हैं, अनावश्यक ये झमेले में पड़ जाएगा। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम था जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ। मैं कोटा रिवर फ्रंट गया था देखने, और मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, मैं खुद हतप्रभ था। पर्यावरण के नियमों का मुझे बहुत जानकारी नहीं है, जो लोग टिप्पणी खा रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन बना तो बहुत अद्भुत है, इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत शानदार बना है, और मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है, और काम टिका रहेगा तो अच्छी बात है। और राजस्थान में हमारा हर संभाग लगभग जो है टूरिज्म में अपनी दखल रखता है। कोटा संभाग नहीं रखता था। रिवर फ्रंट बनने के बाद में वहाँ एक ऑक्सीजन पार्क बना है, उनके बाद में मिस्टर धारीवाल जो मेरे मंत्री थे, शांति धारीवाल, उन्हीं का ही क्षेत्र है। पूरे कोटा में तो यही होता है, ओम शांति। ये तो खैर राजनीति, हम लोग मजाक में कहते हैं हाँ। असेंबली के अंदर ओम शांति। हाँ, ओम बिरला और शांति धारीवाल मजाक करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। हंसी मजाक का अलग विषय होता है, पर इसमें अगर मान लो ओम शांति होती वास्तव में, तो इनका विरोध क्यों करवाते ओम बिरला जी? विरोध क्यों करवाते हैं? अब राजनीति है साहब, देखिए हम तो आम लोगों को सवाल पूछते हैं, आम लोगों को लगता है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। नहीं, पर ओम शांति अगर होती वास्तव में, जो आपका मकसद मैं समझ रहा हूँ, तो फिर विरोध नहीं करवाते उससे। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका। धारीवाल उन्होंने खुद ने रिसोर्स डेवलप किए लोकल सेल्फ से, नगर निगम या जो जेडी होता है, कोटा का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यूआईटी है। तो आप बताइए कि इतना बड़ा काम था, तो उसमें ही पड़ा। तो फिर मैं 2 दिन बाद गया वहाँ पर। अच्छा, ये तो विधानसभा की बात हुई, फिर अगला पड़ा, क्योंकि आप मिले हैं, जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। लोकसभा चुनाव आया, अगला चुनाव, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी देश के मुकाबले कांग्रेस वहां पे सबसे अच्छी सीटें जीत कर। मेन कारण था हमारी गवर्नमेंट बनती इस बार। अगर ये झूठ नहीं बोलते मोदी जी और अमित शाह जी, सब लोग हिंदू मुस्लिम करते चुनाव को भी, एक लाल डायरी लेके आ गए, वो लाल डायरी नकली बता रहे हैं, लाल डायरी, वो आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। लाल डायरी में कुछ नहीं मिला? क्या मिले, हो तो मिले। और उसी प्रकार से ये जो आपका प्रचार कर दिया कि मुसलमान को तो दे दिए 50 लाख दे दिए, उसको मार दिया था, मॉब लिंचिंग कर दी थी। कन्हैया वाला जो मसला हुआ, कन्हैयालाल जी का जो मर्डर हुआ, गला काट करके, तो उसको 5 लाख दिए हिंदू को, कि वो हिंदू था। 5 लाख, मुसलमान 50 लाख। और जब प्रधानमंत्री बोलेगा वही बात को, या गृह मंत्री बोलेंगे, अब मान के चलो नहीं करते, मीडिया उसको उठाएगा और पब्लिक के बाद फैल जाएगी, भाई पीएम बोल रहे हैं 5 लाख दिए बेचारे को और मुसलमान 50 दे दिए, बात फैल गई रात। सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्या थी इसकी? सच्चाई ये थी, उसको मिले 51 लाख कन्हैयालाल के परिवार को, उसको मिले 50 लाख मिले। अभी मैं गया हूँ 15 दिन पहले, उनके घर पे गया, कन्हैयालाल के परिवार से मिलने के लिए, कन्हैयालाल जी के घर पे। उनकी पत्नी बैठे, बच्चे बैठे, वो खुद बता रहे, वो तो सब मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया है, भाई हमें आके कुछ कहा गया है 5 लाख नहीं, हमने तो कहा 50 नहीं, हमें 51 लाख मिले। आपने वादा किया था उनके परिवार के किसी बेटे को, कन्हैयालाल जी के बेटे को नौकरी देने की, दे दिया नौकरी। दोनों खुश हैं, दोनों बच्चे खुश हैं। उनका एक बच्चे का तो इंटरव्यू आया है सोशल मीडिया में कि हमें इतना ये मेरे बारे में वो बेचा कहते हैं साहब, इन्होंने हमें हमारे घर पे आए, ये घटना होती, हमें बाद में सेक्रेटरी बुलाया और हमारी खुश रहते हैं, पूछते रहते हैं टेलीफोन से भी, और आज हमारे घर आके गए। खैर, लोकसभा चुनाव की बात हो रही थी, तो लोकसभा चुनाव में जो आपकी सीटें बढ़ी, मतलब बीते कई सालों में, वो बात बहुत जरूरी है। जी जी सर। इतना बड़ा मामला, इतना संगीन केस है। अभी वो पूछो
कि तुम लोग जो है केस को रात को ले लिया, एनआईए को ले लिया। वो केस इतना भयंकर था कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क सकते थे, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। जी। वो मैं जाके टैकल किया, उस मामले में उनके घर गया, डीजी पुलिस को ले गया, चीफ सेक्रेटरी ले गया, बताने के लिए भाई पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। पूरा मौला ऊपर छतें भरी भरी लोगों की, हम जाके घंटे भर बैठ के बात करी होगी उनसे। उसी रात को मुलजिम पकड़ लिए गए, उसी रात को 2 बजे नौकरी दे दी गई, 50 लाख का भी कर दी, जो मैंने बताया आपको। पर आप बताइए मुझे, वो केस रात को ले ले, एनआईए ने ले ले, हम दे दिए केस, क्योंकि एनआईए तो भारत सरकार का है। और मैंने कहा हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, तो फिर वो तो जांच वही कर सकते हैं एनआईए। आज भाई 3 साल हो गए उनको, ना मोदी जी बोलते हैं ना अमित शाह जी बोलते हैं। और मैं हर बार ट्वीट करता हूँ, एक्स करता हूँ कि भाई आप राजस्थान में हारो मोदी जी या अमित शाह जी, आप कृपा करके इस पे आप प्रकाश डालें। कोई जवाब नहीं। आज 3 साल में केस कहाँ गया, चार्जशीट के बाद में क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। क्या मतलब है भाई? इतना संग क्यों कि दोनों कार्यकर्ता जिन्होंने मारा है कन्हैयालाल को, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा कि वो तो सब फोटोग्राफ सबके साथ में है, और हमने ये आरोप तो 50 बार लगा चुका हूँ, आज तक जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको थाने छुड़वाया गया, बीजेपी ने छुड़वाया है। कोई केस में हमने उनको अरेस्ट करा दिया था पहले, इससे कोई संबंध नहीं होगा, कोई और केस होगा। ये भी नहीं कहता हूँ इससे संबंधित था और हमने अरेस्ट करा के बहुत बड़ा काम किया। कोई केस होगा, पर छुड़वाने वाले कौन थे? ये बीजेपी नेता थे। मिस्टर गुलाम कटारिया जो अभी गवर्नर है पंजाब के, मैं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर उनके क्षेत्र में ये मामला हुआ, और छुड़वाने वाले उनकी पार्टी लोग थे, इनको जो छुड़वाया, थाने से छुड़वाया। तो हम क्या माने इनको? तो भाई क्योंकि अगर केस आगे बढ़ेगा, ये केस तो अगर स्टेट गवर्नमेंट पर होती तो 6 महीने में या तो इनको फांसी होती या इनको आजीवन कारावास होता। इतना संगीन केस था, पर उसको आज तक दबाए रखा है। क्या कारण है? कोई कारण है कि बताएं वो। जी, बीजेपी के नेता मिलेंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। जरूर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी सीटें आई राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में, उसका उसका क्रेडिट आप अपने पार्टी अध्यक्ष जो रहे गोविंद सिंह डोटासरा को देंगे, कुछ क्रेडिट सचिन पायलट को देंगे, कुछ आप रखेंगे या आला कमान को देंगे, क्या देंगे? क्रेडिट सब लो, मुझे क्रेडिट लेना ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो काम हमारे वक्त में हुए, गुड गवर्नेंस के हुए, डेवलपमेंट के हुए, और कई तो कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जो हिंदुस्तान भर में चर्चा है। 25 लाख स्वास्थ्य बीमे की चर्चा है, ओपीएस की चर्चा है, ओपीएस की, और भी कई काम। अरे काम तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो होते हैं काम, उन सब में सरकार की भागीदारी हमने कर दी। आपकी जो गुड और ये जो उसी का परिणाम रहा, तो ये मतलब परिणाम जो है आश्चर्यजनक आया लोगों को, क्योंकि सरकार भी हमारी जो चली गई तो 70 सीटें आ गई हमारी। उस वक्त भी लोग कहते थे, लोग 20-25 30 सीटें आएगी, तो 30 सीटों के जुमले बोलते थे, और जब 70 सीटें आई तो इनके मुंह पे ताले लग गए बोलने वाले के, चाहे वो कोई हो, नाम में नहीं रहना चाहता। एक और ये जो 11 सीटें आई है वहाँ पे जी, ये भी गुड गवर्नेंस की जो माहौल बना हुआ था। लोग पश्चाताप किया यार कि पहले गलती कर दी हमने सरकार। एक सीट जो आप करीबी अंतर से हारे, जो जयपुर ग्रामीण की एक सीट आप करीबी अंतर से हार गए थे, जहां पे अनिल चोपड़ा चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत वहां प्रचार करने ही नहीं गए। वो जो उसमें राजनीति थी। क्या थी बता दीजिए। उम्मीदवार थे, उन्होंने बुलाया नहीं हमें बुलाया ही नहीं। हम तो चाहते थे जाए वहां पर, कोई दूसरा भी चाहते मैं जाऊं, क्यों पीछे पहले हम तो सब भाई, जब हम सब सीटों पे गए हैं, लगभग सब सीटों हम गए हैं, ठीक है। एक छोड़ दो बाप जो आप पार्टी है वहाँ पे, हाँ, वहाँ नहीं गए, मैं नहीं गया वहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं दूसरा नहीं गया वहाँ पर जी। तो आप मुझे बताइए कि जब हम सब जगह गए हैं तो क्यों नहीं वहाँ जाते?
पर वहाँ जानबूझ के बुलाया नहीं गया। अब क्या कारण रहा वो मैं नहीं जानना चाहता हूँ। देखिए, आप नहीं जानना चाहते, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि अनिल चोपड़ा एक यंग कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो इतनी ताकत तो नहीं रखेंगे कि अशोक गहलोत को मना कर दें कि आप मेरे प्रचार में मत आइए। पीछे कौन था, आप कुछ उसका आइडिया ये है? आप मुझसे जो है राजनीति मत करो मेरे साथ में। छोड़िए आप बातों को। अच्छा ठीक है। जो बात आपको मालूम है हाँ। वो मुझसे क्यों करवा रहे हो? अरे मेरे को आपकी भावना को मेरे मुंह से मेरे को करवाते कुछ हो। नहीं मालूम। मैं तो राजस्थान एक आध बार जाता हूँ साल में, आप रहते हो। भैया बात सुन लो, वो नौजवान है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनका विरोध नहीं किया टिकटों के अंदर भी, क्योंकि नया यंग फेस आ रहा था। तो यंग फेस जो भी थे हम सपोर्ट कर रहे थे। इसका नाम भी आया तो हमने सपोर्ट किया इसको भी, ठीक है। तुम इसके खिलाफ तो थे नहीं। और जब सीट निकल सकती थी वहाँ आराम से निकल जाती, अच्छे मार्जिन से निकलती थी, क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? ये सीट निकलने वाले में अच्छा नहीं मारती थी सीट, और दुर्भाग्य से वो बहुत कम वोट से हार गए। कम अंतर सारे। लेकिन आपने अपने कार्यकाल को हर बार एक गुड गवर्नेंस एक वर्ड देते हैं। आपके गुड गवर्नेंस में 17 पेपर लीक हुए, जबकि भजनलाल की सरकार दावा करती कि हम 2 साल से सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, हमने वो रोक दिया। कोई 17 नहीं हुए। जो भी हुआ पेपर लीक वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और एक बात बताओ मुझे, आप बिहार में कितने जहाँ बैठे हैं, बिहार में कितने पेपर लीक हुए? यहाँ पर गुजरात में कितने हुए, पंजाब में कितने हुए, यूपी में कितने हुए, और तो और आर्मी में कितने हुए, और तो और जुडिशरी में कितने हुए, जुडिशरी में कितने हुए, हाईकोर्ट के अंदर जब एग्जाम होते तब। पूरे देश के अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर है, गैंगें बन गई होगी, जो भी मैं अंदाज कर सकता हूँ। नौजवान सब लगे उस काम के अंदर, पूरे माफिया गिरोह बन गए इसके लिए। तो ये तो भारत सरकार को मैं रिक्वेस्ट भी करी है, भाई राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर कोई रास्ता निकाले इसका। देखिए सर, जो तो हमने जो नौकरी दी उसकी संख्या लोग भूल गए। नौकरी लाखों में हमने दे दी, 4-5 लाख दी होगी मान लो, उसको तो भूल गए लोग। और अपोजिशन वाले क्या बोलेंगे, लोग जो विपक्ष में थे, लोग चुनाव जीतना था तो पेपर लीक करके हल्ला खड़ा कर दिया, और मीडिया ने इनके साथ दे दिया, तो आज भी चल रहा हो। चलिए खैर, ये तो लोग वहां के राजस्थान के सुनेंगे, उस पर राय रखेंगे। मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे कि लोग कहते हैं, मैं कुछ अब इंटरव्यू हम लोग, क्योंकि आपको सोना भी है, रात के 11:30 बज रहे हैं, आपने समय दिया, ये इसके लिए आपको शुक्रिया। राजस्थान में से मैं बिहार की तरफ आऊंगा, लेकिन राजस्थान में मैं एक चलते चलते पूछ लेता हूँ। लोग कहते हैं कि जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में युवा नेताओं की भरमार है राजस्थान में। तो मैं कुछ युवा नेताओं के नाम लेता हूँ, आप बताइएगा कि उनका भविष्य आपको कैसा? मेरी बात मैं बहुत यंग लड़के हैं, जो बहुत यंग लड़के हैं उनका मैं बात सुन लो, सुनो आप। मैं जैसे नाम लेता हूँ, बात जरूरत नहीं है। निर्मल चौधरी, अभिषेक चौधरी, मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया, मनीष यादव, अनिल चोपड़ा, धीरज गुर्जर, अभिमन्यु पुनिया। बहुत एक यंग लीडरशिप आ रही है। सारे यंग लीडर को मेरा सलाम, उनको मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद है। वैभव गहलोत, सारे यूथ के लिए मैंने आपको, सचिन पायलट, सभी यूथ के लिए मैंने कह दिया आपको, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं, आगे बढ़ो सबको। चलिए, मैं एक बार चलते चलते बिहार पे पूछ लेता हूँ। अब आपको क्या लग रहा है, बिहार में आपकी सरकार बनने की कोई चांस लग रहा है, आपको स्थिति लग रही है? क्यों नहीं लग रही है? तो पूरी उम्मीद करके बैठे हैं कि भाई सरकार बननी चाहिए। 20 साल हो गए इनको, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, ठीक है। प्रधानमंत्री का चेहरा था, आज ना घर के रहे ना घाट के रहे। बीजेपी वाले खुद इनको तैयार नहीं है अनाउंस करने के लिए। बीजेपी क्यों नहीं अनाउंस कर रही इनको? हम उनके पूछना चाहते हैं। हमारा चेहरा गठबंधन का, महागठबंधन का तो हो गए तेजस्वी यादव, आपका चेहरा आप चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे कि बनाए, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे। जवाब नहीं दे पा रहे वो। एक चीज और बताइए, मुकेश सहनी क्या मतलब क्या वो आप कह रहे हो कि नीतीश कुमार जो है हमारा नेतृत्व करेंगे कैंपेन का, आप उसके चेहरे पे चुनाव जीतना चाहते हो? ये अमित शाह ने कहा, तो अमित शाह जी ने कि भाई ये मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, नीतीश कुमार जी हैं बैठे उसमें। ये तो टेक्निकल बात है ना। मैं ये पूछना चाहूंगा उनको, आप उनके चेहरे की बात क्यों कर दो फिर? अब कहीं हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं, चुनाव के बाद में करेंगे फैसला, तो कोई बात नहीं। अगर वो कहते अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी
कि भाई हमने तय किया है बिहार के अंदर इस बार चुनाव होगा, ठीक है, चुनाव के बाद में फैसला करेंगे कौन मुख्यमंत्री हो। तो अलग बात थी, उन्होंने कहा चुनाव लड़ा जाएगा नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के, और मुख्यमंत्री जो बाद में जो बनेगा वो बनेगा हमारे विधायक दल के मीटिंग करना बनेगा, या मार्केट इनका जो एनडी गवर्नमेंट है उनका बनेगा, उस वक्त बनाएंगे, तय करेंगे। ये क्यों कहा? इसका मतलब आप नीतीश कुमार के चेहरे का उपयोग करना चाहते हो, जाति समीकरण के आधार पे भी और राजनीतिक आधार पे भी। बाद में आप फैसला जो शिंदे का किया आपने महाराष्ट्र के अंदर, मुख्यमंत्री तो शिंदे थे वहां पर, तो शिंदे जी तो घर बैठ गए और वो देवेंद्र जी फडणवीस आ गए। ये जो राजनीति आपकी है, ये राजनीति आप करना है तो बिहार के अंदर भी, हालांकि उनकी सरकार आने वाली नहीं, वो अलग बात है। क्या मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ चलते चलते, जैसे हमने राजस्थान में आखिर में देखा कि राहुल गांधी के साथ मंच पे अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों प्रचार करते दिखे राजस्थान में। क्या बिहार में राजस्थान के दोनों बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ प्रचार करते नजर आएंगे? कहाँ पर? बिहार में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ प्रचार करेंगे? आप अनावश्यक जो है, अनावश्यक ऐसी बातें पूछ रहे हो जो काल्पनिक है, काल्पनिक है, कोई तुक नहीं है। अगर मान लो ऐसी स्थिति बनती है, कोई ऐसी मीटिंग में, मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ कोई मीटिंग में। अच्छा, प्रचार नहीं कर रहे हैं आप, संगठन का काम दिख रहा है। मेरे को तो जो काम सौंपा गया मैं कर रहा हूँ बैठा बैठा। ओके। तो कैंपेन में गया नहीं हूँ, मान लीजिए आज जा सकता था मैं खड़गे साहब मीटिंग में, वो मैं नहीं जा पाया, दूसरे काम में लगा दिया। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ यहाँ पर अगर मानो ऐसी कोई मीटिंग होती है जहाँ राहुल गांधी जी भी हो मान लो, और मैं भी जा रहा हूँ, सचिन पायलट भी आए, तो मुझे क्या एतराज है साथ बैठने में? ठीक बात। हमारे कोई आपस में कोई, आपको जो आप लोगों को लगता मैं है, मुझे नहीं लगता, राजस्थान के पत्रकार और ये सारी बातें बताते हैं। बात सुन लीजिए, कितने भी कह दो आप हमारे कोई झगड़ा नहीं है, तभी लोग तो झगड़ा झगड़ा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जी, मानव स्वभाव होता है, और मीडिया का स्वभाव तो आप जानते ही हो, उनका काम यही है। काम क्या है? हम कितनी बार कहते हैं कोई झगड़ा नहीं हमारा, तो मीडिया की न्यूज ही नहीं बनती है। मीडिया वाला क्या करे? जब तक वो ये नहीं कहेंगे मतभेद है, गुटबाजी है, कोई छोटा मोटी घटना दुर्घटना हुई कि नहीं हुई है, पर उसको बना देंगे, दुर्घटना बना देंगे, तब न्यूज बनती है उनकी। वो बेचारा संवाददाता क्या करे? उसको जवाब देना अपने मालिकों को, संपादक को। न्यूज कैसे बने? न्यूज तब बने झगड़ा हो रहा है। खैर, हम न्यूज बनाते हैं क्योंकि हम न्यूज पिंच के मालिक हम खुद ही हैं। तो मैं आपसे सर एक चीज जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल के तौर पे, मैं तो गांव गांव घूमता हूँ। मैंने आपको ये बात इसलिए कही कि मैं 3 बातें आजकल कहता हूँ राजस्थान में लोगों को। नंबर 1, वो बात राजस्थान के लिए भी है, देश के लिए भी है जी। नंबर 1, इस मुल्क को, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, मैंने कांग्रेस की विचारधारा की है। वो इस मुल्क को एक व अखंड रख सकती है, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, ये इतिहास गवाह है इस बात का। आज जो ध्रुवीकरण राजनीति चल रही वो खतरनाक हुआ है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जिस प्रकार से आप धर्म के नाम पर राजनीति कर चुनाव जीत जाते हो, तो आप मुझे बताइए कि ये कोई बहादुर का काम है क्या? आप जो है जो चुनाव जीतते हो हिंदू धर्म के नाम पर, क्या बड़ी बात हुई? आप सब, मैं माली कम्युनिटी का हूँ और मैं कहता हूँ राजस्थान की जनता को, कोई आप देखिए एक एमएलए असेंबली में माली कम्युनिटी, मैं माली हूँ, ठीक है, एक एमएलए असेंबली में वो मैं खुद ही हूँ, तब भी मुझे छत्तीसी कौम जो है, सब जाति धर्म के लोग जो है, जनरल कास्ट हो, SC ST OBC कोई हो, माइनॉरिटी की भी हो, सब सपोर्ट करते मुझे, तब मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ये है आपकी नैतिकता में राजनीति है कि आप सबको दिल जीत के आप मुख्यमंत्री में बैठे हो। सोनिया जी ने मुझे आशीर्वाद दिया होगा, राहुल गांधी ने सपोर्ट किया होगा, मैं बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। हाईकमान तो हाईकमान होता है, परंतु मैं जो है
उसके बाद में वहाँ रहा हूँ, सबको साथ लेके चला मैं। सर मैं तो आम लोगों की परफेक्शन तो मुझे बताइए आप, नहीं मैं ये कह रहा हूँ आपको, इस बात को मैं कहता हूँ 3 बातें। एक तो देश को जरूरत देश को जरूरत कांग्रेस की है, विचारधारा की। नंबर 2, इसलिए कांग्रेस मजबूत होना आवश्यक है। मैं मेरी पार्टी की इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। और मजबूत होने के लिए जब तक मतभेद नहीं खत्म करेंगे आपस के अंदर, तो मजबूत कैसे होगी? बिल्कुल, इसमें सब बात आ जाती है। आपकी सारी बात से मैं संतुष्ट हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब आपने जो कहा आपकी पार्टी के लिहाज से कहा, सर मैं तो गांव देहात घूमने वाला आदमी हूँ और घूमता रहता हूँ। मैं देखता हूँ ना तो आम लोगों को जिंदगी देखता हूँ। जैसे हमने एक मूसा डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपको समय मिलेगा तो आप देखिएगा। नेता धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, राजनीति के नाम पे वोट मांगते हैं और कहते हैं हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि नेता गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीब रह जाता है। वो सब नहीं होते हैं, ये भी एक बदनाम होने का एक वो माहौल बन गया है। सब नेता ऐसा नहीं करते हैं, सब नेता ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग तो चाहे वो राजनीति में हो या कहीं भी हो, कुछ लोग तो अपने स्वार्थ पूरे कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी होता है। बाकी हजारों कार्यकर्ता बनते हैं, सब कौन बेचारे पैसे कमाते हैं। कई लोग अपनी कोशिश करते हैं कि भाई हम सेवा का काम करने के लिए आए, राजनीति में सेवा का काम करके दिखाएं। करते भी लोग बात। मेरी गवर्नमेंट थी, आप रिसर्च करवा ले, रिसर्च मेरी गवर्नमेंट के अधिकार फैसले उन गरीबों के लिए था, उन पिछड़ों के लिए थे जो आज तकलीफ में है। मेरा नारा था सोशल सिक्योरिटी, और मेरी जो मांग थी, देश भर में हमारे मुल्क में जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जो भी है, तो कम से कम आज हम 75 साल हो गए आज़ादी को, विश्व गुरु बनने की बात हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपका ध्येय होना चाहिए कि हम अपने मुल्क में सोशल सिक्योरिटी लागू करेंगे। आज भी है थोड़ी बहुत, नाम मात्र की, प्रॉपर हो। आदमी जिंदा रहने के लिए 2 वक्त का खाना खा सके आराम से, बच्चों को पढ़ाई करा सके, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उसको मिल सके, रोटी कपड़ा मकान, वो तो नहीं मिलती। हम क्या कर रहे हैं कि हमने 90 लाख लोगों को मैंने दे दिया पेंशन, तमाम बुजुर्गों को, पति पत्नी को, तमाम दिव्यांगों को, जो निःसज्जन है, तमाम विधवाओं को, एक कैटेगरी हो गई। पर मैं देता हूँ 1500 रुपये, मान लो। जैसे बिहार में घोषित किया, अभी सरकार ने 1100 कर दिया, और हमारे मैनिफेस्टो में 1500 रुपये है यहाँ पर बिहार में। पर क्यों प्रॉपर ढंग से उनको नहीं मिले? अभी बूढ़े आदमी को मिलता है, दिव्यांगों को मिलता है, विधवाओं को मिलता है। दुनिया के मुल्कों में जो बेरोजगार भी है आदमी, मान लो, या जो आदमी परिवार गरीब परिवार है, बीपीएल की वजह, प्रॉपर उनको दो 5,000 10,000 जो भी देना हो आपको। अगर आप महिलाओं को दे रहे हो, या बिहार के अंदर चुनाव जीतने के लिए दे रहे हो, चुनाव के वक्त में कैसे दे रहे हो आप? अच्छा, महिला इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको वोट दे देगी, इनको भ्रम है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आज चुनाव चल रहा है और पैसे बांट रहे हो आप। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आप पैसे बांट रहे हो। अभी भी कायदा होता है, कोई अगर पैसा कोई स्कीम चल रही तो कम से कम हम साइकिलें बांटते हैं, स्कूटी बांटते हैं, बंद करना पड़ता है उसको। तो इन्होंने भी तो आचार संहिता से पहले दिया ना। आचार से पहले तो दिया, तो सबको थोड़ी मिला उस वक्त में। अभी तक किस्तें आ रही उनकी, किस्तें मतलब वादे तो सर आप लोगों की पार्टी ने भी किए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, छोड़ो बात, मैं ये नहीं, बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात, आपके आरोप लग गए, देखिएगा। मैं कह रहा हूँ जैसे तेजस्वी यादव ने वादा किया हर घर सरकारी नौकरी देंगे। आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे सर, क्या आपको लगता है ये चीज संभव है? मैनिफेस्टो में लिखा, सोच समझ के लिखा, ठीक है। और तेजस्वी खुद ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे प्रॉपर तरीके से, हमने एक्सपर्ट की राय लेके किया है, ठीक है। इन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी ने कहा 2 करोड़ दिए उन्होंने नौकरी। क्या मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा मैं, आज 11 साल हो गए उनको सत्ता में आए, 22 करोड़ नौकरी लगनी चाहिए थी, लगाई उन्होंने क्या? और आपके नीतीश कुमार जी के जो अभी सरकार चल रही है, एनडीए गवर्नमेंट की मैनिफेस्टो जो आया परसों,
उसमें कहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ की क्या उन्होंने कैलकुलेट किया है? अगर तेजस्वी जी ने या बनाया हर घर नौकरी का मतलब, एक घर में 2 नौकरी लगे हुए तो जरूर नहीं वो नौकरी मिलेगी। लाखों लोगों को नौकरी लगी हुई मान लीजिए, ठीक है, कई लोग नौकरी करना चाहते ही नहीं है, हम जैसे लोग। ये मैं दे रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो कभी करते नहीं नौकरी, व्यापारी नौकरी करता नहीं है। ऐसा नहीं, उनका मतलब उनका मकसद, उनकी इच्छा शक्ति है कि मैं चाहूंगा हर परिवार में एक नौकरी लग जाए सरकारी। अब कोई तो नहीं 1 साल लग जाए, 6 महीने हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। पर अगर आप पूरे टाइम फ्रेम बनाओगे तो आपका ध्येय तो पूरा होगा, आगे जाके बढ़ता रहेगा। उस दिन का मैं 1 साल लगा दूंगा नौकरी। चलिए, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं चुनाव की। चुनाव से याद आया कि कुछ 3 साल बाद राजस्थान में भी चुनाव होगा। एक ज्योतिष का एक बहुत बयान वायरल हुआ और वो कह रहा है कि अशोक गहलोत चौथी नहीं 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका ज्योतिष में बिलीव है आपको अभी मुख्यमंत्री बनने की चाहत है आगे भी? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी चाहत जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला। देखो, मैं अति संतुष्ट हो गया हूँ। मुझे इस पार्टी ने और इंदिरा जी ने मुझे मंत्री बना दिया, अपने डिप्टी मिनिस्टर बना दिया मुझे इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी ने मुझे प्रमोट करके राज्य मंत्री बना दिया। नरसिम्हा जी के वक्त में मैं इंडिपेंडेंट मंत्री बन गया टेक्सटाइल का। और सोनिया जी के वक्त में, जो मैंने बताया आपको, मैं 3 बार AIC महामंत्री, 3 बार केंद्रीय मंत्री पहले बन गया था मान लो, 3 बार मुख्यमंत्री, और पीसी प्रेसिडेंट में पहले बन गया था, ठीक है ना। बहुत लंबा जर्नी है तो मुझे बताइए, अब मैं कोई पद के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। लोग क्या इन बातों को समझ नहीं सकते, वो विश्वास भी नहीं करते। कई बात ऐसी होती है जो आप कितने कह दो विश्वास नहीं कर सकते। ये वैभव गहलोत की बात आपने कही, अभी आपने बताया मेरे को, वैभव गहलोत की स्थिति बिल्कुल दूसरी है। उसको मुझे मजबूरन में खड़ा करना पड़ा जोधपुर से और जालौर के अंदर, कोई लोग माने या नहीं माने, क्योंकि उसको सीपी जोशी जब पीसी प्रेसिडेंट थे उन्होंने उम्मीदवार बना दिया टोंक सवाई माधोपुर से जी, जो 20 साल के बाद में वो सीट जो है खाली हुई थी। सॉरी, वो जनरल हुई थी, पहले ट्राइबल की सीट थी, जनरल कैटेगरी में आ गई। उनका उम्मीदवार वैभव गहलोत हो गए, वो उनके नज़दीक भी है, उनके नातेदार राजसमंद से वो पीसी मेंबर ही बने। वैभव जो है उनके क्षेत्र से मतलब वो बना पीसी मेंबर, प्रदेश कांग्रेस मेंबर बना। RCA का अध्यक्ष बना तो वो उन लोगों ने बनाया। मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, क्रिकेट की मुझे ABCD नहीं आती है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, उसने उम्मीदवार बना दिया। उस वक्त क्या हुआ कि यहाँ पे दिल्ली में मुझे कहा गया कि भाई नमूना मीणा जो है, जो सीटिंग केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, इनका क्षेत्र ये है सवाई माधोपुर टोंक। ये चाहते हैं कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता 2 साल के अंदर। मेरी तैयारी वहाँ लड़ने की है नहीं, मैं जीत नहीं सकता। और क्योंकि हमारा राज्य मंत्री भी है तो हम चाहते हैं ये चुनाव जीत के आ जाए। तो यार ये इनको क्या करें बताओ आप, क्योंकि वैभव गहलोत नाम आया है नीचे से, और मेरे ख्याल से वो एक कमेटी बनी थी, उसे नाम इनका ले लिया। अच्छा, जो गुजरात के थे, नाम ले लिया, कमेटी के जो सर्वे हुआ था उसमें नाम भी उनका आ गया, ठीक है। तो आप, तो उन्होंने मुझसे, अहमद भाई पटेल तो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, वो थे, एक कोई और नेता थे, उन्होंने मुझे कहा भाई कि इनको नमूना को देने दो। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग तय कर दो पार्टी इंटरेस्ट में, तो मैं क्या कर सकता। तो दे दिया उनको नमूना लेके। अब नमूना मीणा पार्लियामेंट के चुनाव से 300 वोट जीते, 300 वोट से 300 वोट जीते वो, खाली 300 वोट से जीते वो। इसका मतलब कि लोगों का मूड था कि 20 साल बाद जनरल हुई तो हमारा जनरल आना चाहिए, होता लोगों में। और वैभव गहलोत का नाम लेंगे हम सब लोग तो CM का लड़का है, इसलिए मतलब CM भी अग्री कर देंगे, आराम से हमारी मनता पूरी हो जाएगी। तो पब्लिक भी उसका नाम चल पड़ा। टोंक माधोपुर की सीट पे उसका नाम इसलिए भी चल पड़ा, CP जोशी ने प्रपोज किया मान लो कि यार ये अच्छा तरीका, अगर ये होंगे तो अपना आप ही
हम ये चाहते कौन से चुनाव का आप बता रहे हैं? 19 2009 का 9 वाले चुनाव का, सॉरी। तो अपना भी मतलब ये सीट आराम से जनरल सीट आ जाएगी, तो कल वो बनेगा, कल और कोई बनेगा, ठीक है ना। तो ये स्थिति बनी थी। अब क्या होता है, जब एक बार आप उनको सपोर्ट नहीं किया आपने, तो नेचुरल है कि परिवार में भी बात आती है भाई, आपने तो जो नेचुरल में आ रहा था उसको भी आपने रोक दिया। पब्लिक का मूड उसके ऊपर था। ये जाता रहता मीटिंग के अंदर, जब बुलाते इनको वहाँ जाता रहता लगातार, चाहे जाति का हो या नॉन जाति को, जो बुला के जाता है कैंपेन में। तो इतना तो सब जानते हैं इसको। कोई गवर्नेंस में कभी वो इंटरवेन नहीं करता है, हमारे अलग सिस्टम है। सीएम हाउस में नहीं रहता, वो अलग रहेंगे। तो वह एक लंबी कहानी हो। तो हमने क्या किया, अब स्थिति आ गई चुनाव, जब 14 में चुनाव हुआ है, 19 में हुआ, जो भी है, 14 में नहीं 19 में हुआ, और अभी 23 19 में 13 में, तो 14 में तो टिकट मिला नहीं इसको, ठीक है। अभी सरकार चली गई हमारी, तो सरकारी होती है, मुख्यमंत्री होता है। जब चले गए तो हमारे लोगों ने टिकट नहीं दिया, छोड़ो बात हो। तो फिर बाद में 19 के टिकट मिल गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया था 19 में। तो हार नहीं था, 25 सीटें में हारे, हार नहीं तो कोई सीट भी। तो 24 में भी हार गए, और 24 में हार गए। हालांकि ये जो इक्वेशन बनी है 11 सीट जीतने की, ये एक अलग कारण से बन गई है। एक तो सीपीएम आ गई, कंबाइन अरेंज कर लिया हम लोगों ने। एक हनुमान बेनीवाल आ गए, तो राजकुमार राउत भी आ गए, राजकुमार राउत बीएपी, वो भी आ गए, मन से बेमन से, ठीक है ना। तो उधर वो हो गया आपका बाप पार्टी आदिवासियों में, इधर नागौर में और पूरी बेल्ट में हो गया, किसान बेल्ट में हनुमान बेनीवाल आ गए। और इधर आपका हाँ राहुल कस्बा आ गए। मतलब 4-5 सेक्टर ऐसे सेक्टर, वो क्या कहते हैं, फैक्टर हुए, ऐसे बन गई स्थिति कि सीपीएम आ गई, बाप पार्टी, बाप भी कहते हैं उसको, बाप पार्टी, बीएपी बाप पार्टी आ गई, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी आ गई, और राहुल कस्बा अचानक आ गए। तो राहुल कस्बा जाट भी है, किसान कौम का भी है, एक करंट वहीं से उठा। ऐसी कड़ी जुड़ी कि बाड़मेर ही हम जीत गए। जो बाड़मेर का एक एमएलए के चुनाव बहुत कम वोट जा रहा था, 500 वोट जा रहा था, 991 वोट से जो भी हरीश चौधरी जीते थे वहां पर, उनके सामने उम्मीदवार थे, दूसरी बार हारे थे ये, और उनको अचानक तो पार्टी में ले लिया गया, मान लो हम सबकी सलाह से लिया, मान लो, वो तो बात है, फिर लिया। और तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति बन गई, हम 11 सीट जीत गए। पर इसमें गुडविल रही हमारी, गवर्नमेंट की भी रही, हमारे कामों को भी रही। लोग क्या यार, सरकार चली गई, अच्छा काम कर रही थी, तो भरने कुछ कह ही नहीं रहे हैं, उसका फायदा हमें मिला और सरकार हो गया। और व्यवहार करो तो ले गए हम लोग जालोर में, क्योंकि जालोर में कि पहले पिछले चुनाव जो जोधपुर दिया था, जब मांग वहाँ की भी थी, तो वहाँ की इक्वेशन ऐसी थी कि जब फैसले होते तो फैसले ऐसे हो जाते हैं, वहाँ चले गए। खैर वो तो बात दूसरी होगी। एक मेरे को दिमाग में एक सवाल ये भी आया था, मुझको वो तस्वीर अभी भूलती नहीं कभी भी, और शायद कभी भूले जब तक मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म करूंगा, जब वसुंधरा जी ने पर्ची में नाम खोला और जिस तरीके से चौंकी, और उसके बाद जब अब आपके बयान आते हैं तो राजस्थान की राजनीति समझने वाले होते हैं कि ये जो है ऐसा क्षण था जहां अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों एक साथ एक मत थे उस नाम को देख करके। किस नाम पे देखे? भजन लाल जी का नाम देख करके मुख्यमंत्री के तौर पे। तो मैं क्या, मेरा क्या संबंध वहाँ पे? कि वो भी चौंकी और आप भी चौंके कि पहली बार जो है कोई, आप भी चौंके, हम भी चौंके, पूरा राजस्थान चौंका, पूरा देश चौंका। इधर क्या बात हुई? हाल फिलहाल आपकी वसुंधरा जी से बात के लिए आप कह सकते हो कि भाई वो जो लगा सबको कि भाई वो कुछ कहना चाहती है राजनाथ सिंह जी को। हाँ वो एकदम, और राजनाथ सिंह जी मालूम था कि मुझे क्या कहेंगी। राजनाथ सिंह जी समझ गए भाई वसुंधरा जी मेरी तरफ देख रही है। और राजनाथ जी उधर देखे भी नहीं, वो सामने देखते रहे। तो मैं कह रहा हूँ आपको, तो राजनाथ सिंह जी उसकी तरफ क्यों देखे? मालूम था मुझे क्या कहेंगे, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। अच्छा मेरे सामने देखो, वो सामने देखते रह गए, तो वसुंधरा जी को उसको अनाउंस करना पड़ा। इधर भी आपकी उनसे बात हुई वसुंधरा जी से? मेरे आप बताओ यार,
वो उनकी पार्टी का मामला, मेरे को क्या है। अरे दोनों पुराने नेता हैं आप लोग, दो सीएम रहे हैं आप लोगों के, बड़े सारे जो है सम्मेलनों में और तमाम जगहों में मिलते रहते हैं, तो मैं तो कटसी के लिहाज से पूछ रहा हूँ। देखिए अब उसको क्या मुझसे कल बार हो यार, वसुंधरा राजे के हमारे टॉकिंग टर्म नहीं रहे 5 साल, पहली बार मुख्यमंत्री तब वो बनी, सेकंड टर्म बनी तब भी 90% टॉकिंग टर्म नहीं रहे होंगे, 95%। शादी ब्याह मर गए, नमस्कार कर लिया, वो भी था। हमारी गवर्नमेंट को उन्होंने लॉजिकली सपोर्ट किया, अभी सरकार गिरनी नहीं चाहिए जी। हालांकि जब मैं बोलता हूँ तो उनको भी तकलीफ होती है कि उनकी पार्टी वाले कहते हैं कि इसने हमारा साथ नहीं दिया, तो उनको नुकसान पॉलिटिकल होता है, मुझे मालूम है, और वो इसको पसंद भी नहीं करती होगी, पर सच्चाई सच्चाई होती है। कैलाश मेघवाल जी ने, वसुंधरा जी ने, इनका राजस्थान का हिस्ट्री नहीं रही है। नहीं तो इसी बात को समझते हुए इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, सुन रहे हैं कि हिस्ट्री कभी रही नहीं है कि यहाँ पे सरकार गिराया जाए हाउस ट्रेडिंग करके जी, हाउस ट्रेडिंग करके पैसे बढ़ रहे थे वहां तो, ठीक है। अब क्या होता है, जब भैरवी शेखावत एक बार विदेश गए थे इलाज करवाने के लिए, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, उनकी पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने के लिए कमर कट ली थी, बीजेपी के लोगों ने, ठीक है। शेखावत साहब थे वहां बीमार पीछे, और मैं जगह बराबर हम लोग मतलब पॉलिटिकली एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते थे, वो अलग बात थी। पर 2 बातें मैं कहना चाहूँगा लास्ट में। एक तो मेरे पास आए वो लोग जो गिराना चाहते थे, मैं कहा देखो सुनो, एक व्यक्ति बीमार है वहाँ पे ऑपरेशन करने के, और वास्तव में सीरियस थे वो, आप समझ बच के आ गए, समझ लो। वो खुद, उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि मेरी क्या स्थिति वहाँ बनी, ठीक है, क्यों लेन में। तो मैंने, मुझे मालूम था, तो मैंने क्या किया, मेरे बलीराम भगत थे वहाँ गवर्नर, तो मैंने उनको कहा, मैं को मेरे पास लोग आए पर मैं इनका साथ नहीं दे रहा हूँ, गलत कर रहे हैं ये लोग, इनकी पार्टी के लोग ही, कि मतलब सरकार वो गए वहाँ पे पीछे और मतलब ये गिरा रहे हैं सरकार, और कांग्रेस से मांग रहे थे, वो दिल्ली में मांग रहा, नरसिम्हा प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैंने नरसिम्हा को भी कहा पीएम को, भाई ये गलत तरीका, हमें इसमें भागीदारी नहीं निभानी है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप ऑस्ट्रेडिंग करने की बात करें, ठीक है। वो बात फैली सब जगह, वसुंधरा जी को मालूम पड़ा होगा, कैलाश मेघवाल को मालूम पड़ा होगा कि भाई अशोक गहलोत ने स्टेनोस्फर दिया था, सरकार नहीं गिरनी चाहिए भैरवी शेखावत की, इस प्रकार, ठीक है। इस कारण से मतलब उन्होंने क्या किया, कैलाश मेघवाल ने स्टेटमेंट दिया, भाई हमारे यहाँ कभी ट्रेडिशन नहीं रही है सरकार गिराने, इतने बहुत हमारे लिए। तो एक स्पीकर रहा हुआ आदमी, मंत्री रहा हुआ आदमी, वरिष्ठ नेता बीजेपी का, अगर वो ये बात बोल दे मान लो, और वसुंधरा जी और कैलाश मेघवाल जी बहुत नजदीक मान जाते थे, तो हम तो मांगे चलते पे दोनों की राय हुई होगी, हुई कि नहीं हुई तो वो जाने, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरा मेरी भैरवी शेखावत के बहुत ही रेस्पेक्टेड संबंध रहे बाद में भी। मैं 156 में जीत के आए हम लोग, 156, ये लोग नाम नहीं लेते, कभी 156 की बात नहीं करते, बिल्कुल, ये खाली बात करेंगे कि आप 21 पे आ गए, नहीं वो तो बहुत बड़ी जीत थी आपके, तो वो जीत बड़ी थी, और वो 32 पे आ गए भैरवी शेखावत, तो 52 का आदमी हो, 52 से जीतता आ रहा, 52 से, और सबसे राजनीति कर ली मोहनलाल सुखाड़ा जी लगा के आज तक की, और मेरे वक्त वो हारे चुनाव 32 पे आया, मैं 156 पे आया, और मैं मुख्यमंत्री बन गया। उसका किस्सा लास्ट में ये है कि एक बार भैरवी शेखावत ने कह दिया कि भाई मैं अपने जीते जी कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं आने दूंगा, ठीक है। मैंने वापस जवाब दिया एडीपीसी पे, भैरव सिंह जी आपके जीते जी कांग्रेस से सरकार बनेगी, भगवान आपको लंबी उम्र देगा, आप हमारे शासन को देखो, ये मैंने कहा। ये किस्सा पढ़ा हमने। और संयोग से क्या हुआ, 8-10 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। तो जो मैंने हाउस में लड़ाई करी है वहां पर अपनी स्पीच के अंदर, पूरा ये विपक्ष की, तो सोच नहीं सकता। आपने पढ़ी हुई स्पीच कभी मेरी? चलिए मैं पढ़ूंगा, लेकिन लास्ट में ये तो बता दीजिए कि अभी और आप और वसुंधरा जी लगभग सेम पेज पे है ना, आप विपक्ष में हैं और लोग कहते हैं कि पार्शली रूप से वो भी विपक्ष में है। देखिए हमारे अभी एक बड़ी तस्वीर भी चर्चा में रही स्टेज पे,
पीएम मोदी आते हैं और वसुंधरा जी खड़ी रहती हैं, वो फोटो देखी आपने? उससे मुझे क्या मतलब यार, वो क्या फोटो थी, पीएम आए, नमस्कार कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये तो आप पत्रकारों का काम है, तो निकालते रहो उसका मतलब कि निष्कर्ष निकालते रहो, हम क्यों निकालें भाई। चलिए, बहुत अच्छी रही बातचीत। रात देर रात में ये इंटरव्यू शूट हुआ और अशोक गहलोत जी जो कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, पुराने नेताओं में से, और सबसे अच्छी बात हम पत्रकारों के लिए ये होती है कि सहज तरीके से ये सारे सवालों के जवाब देते हैं। आप इनसे कोई भी सवाल पूछो, ये उसका जवाब देंगे। आप इनसे कैसे भी सवाल पूछो, चढ़ करके पूछो, कठिन होकर के पूछो, कठोर होकर पूछो, मुस्कुरा करके पूछो, ये जवाब देते हैं। और पत्रकारों से संवाद रखने में विश्वास रखने वाले नेता, ऐसा हम लोग इनको मानते हैं। आपने सर रात में समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगा। मैं कहना चाहूँगा पत्रकारों को जो है सामूहिक सरोकार रख के पत्रकारिता करनी चाहिए, जो आप कर रहे हो। हम ठीक कर रहे हैं, आप न्यूज़ पेज देख रहे हैं? वो जो नदी वाला देखा आपका एपिसोड, अभी आपने जो एक शायद मुसहर पे की है, बिहार के अंदर भी मुसहर डॉक्यूमेंट्री बनाई, डॉक्यूमेंट बनाया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस गहरे में जाके आप जो नौजवान हैं और आप गरीब तक पहुंच रहे हो, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़े भाग दौड़ के दौर में हमने अब इतने समय में आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, लोगों का मत भी बता रहे हैं, कौन जीत रहा है कौन आ रहा है, और बड़े नेताओं का इंटरव्यू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस क्रम में हमने मोहन यादव का इंटरव्यू किया, जो करंट मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, अभी इन्होंने से बात सुनी, और भी कई नेताओं के इस क्रम में आते रहेंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी तफसील से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें इतिहास की बातें भी हुई हैं, बहुत सारा वर्तमान की बातें भी हुई, और काफ़ी कुछ जो नए पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। देखते रहे न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा। शुक्रिया।